Hello friends, this is Ankit Kumar from SKD यूनिवर्सिटी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हमारा लाइव सेशन है और हमारा एक पहल है आपके जेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने की, जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। और हम लोग जो बात कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, जो 29 सितंबर को होने वाला है जेट का, उसमें एग्रीकल्चर टॉपिक है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन मैं बात करूँगा सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर से कहाँ-कहाँ से हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसा कि हमारा एक एनिमल हस्बेंड्री पार्ट है वो समाप्त हो चुका हेलो। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बात करेंगे आज हॉर्टिकल्चर पार्ट्स पे। और हॉर्टिकल्चर में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पोमीग्रेनेट एंड पपाया के बारे में। जैसा कि आधे से ज़्यादा आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एप्पल, सिट्रस, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, डेट पाल्म इन सब के बारे में पढ़ा चुका है। तो आज बात करेंगे पोमीग्रेनेट एंड पपाया पे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द पपाया। तो स्टार्ट करते हैं पपाया से अपने। पपाया देखेंगे आप स्क्रीन पे, इसका साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया। कैरिका पपाया जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए देखिए, आप लिखा हुआ है पपाया इज एन इम्पोर्टेंट फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक एंड डिजर्व्स ग्रेटर अटेंशन ड्यू टू इट्स हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड प्रोडक्शन। अपने हाई न्यूट्रिटिव, अपने अधिक पोषकता एवं प्रोडक्शन के कारण ही इसका जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसकी खेती पे। इसमें जो है ये आपको टॉप ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में आपको ये उगाए जाते हैं और वहाँ की ये मुख्य फसल है। इसके इम्पोर्टेंस क्या-क्या है? द राइप फ्रेश फ्रूट ऑफ पपाया इज़ डिलीशियस। जो पका हुआ पपाया रहता है और कच्चा दोनों के यूज़ होते हैं। पका हुआ पपाया जो खाने के उपयोग में आता ही है, और कच्चे पपीते जो हैं वो आपको सब्जी बनाने के उपयोग में आते हैं और मेडिसिनल यूज़ में आते हैं। कच्चे पपीते जो होते हैं उसके दूध जो होते हैं वो बहुत सारे उद्योगों में काम करते हैं, मेडिसिन बनाने में काम करते हैं, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो बात करते हैं आगे। द राइप फ्रेश फ्रूट ऑफ पपाया इज डिलीशियस एंड यूज्ड एज टेबल फ्रूट। टेबल पे भी रखने के लिए ये टेबल फ्रूट करने का मतलब है आपके टेबल पे जो रखा जाता है फ्रूट्स, उनमें पपाया भी आता है। फ्रूट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जैम, सिरप ईटीसी। यहाँ पे देखेंगे, आप देख रहे हैं कि जो पपाया है उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो जैम बनता है, सिरप बनता है, जेली बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं। द फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स। इज ये बहुत ही रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, मिनरल्स का, विटामिन का और एस्कॉर्बिक एसिड। अब मिनरल्स कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस एंड एफी आयरन। विटामिन कौन कौन से हैं? कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन इन सबसे क्वेश्चन पुट अप होता है। कैरोटीन, थायमिन या राइबोफ्लेविन कोई भी एक दे देगा कि सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा पपाया। अब एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है अपना, उसमें सबसे ज्यादा फसल जो होती है वो पपाया की जो है होती है पूरी दुनिया में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन द वर्ल्ड।
In India, it is cultivated mainly in Andhra Pradesh, Assam, Karnataka, Gujarat, Jharkhand, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इन सब जगहों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका कल्टीवेशन होता है और ये मेन स्टेट हैं अपने जहाँ पे पपाया का कल्टीवेशन होता है। द प्रोडक्टिविटी इज हायर इन आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अपने आंध्र प्रदेश में है प्रोडक्टिविटी 115.3 टन पर हेक्टेयर। 115.3 टन पर हेक्टेयर फॉलोड बाय कर्नाटका और उसके बाद कर्नाटका का स्थान आता है 46.5 टन पर हेक्टेयर। तो ये आपका एरिया एंड प्रोडक्शन हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके जो वैरायटीज हैं मेन मेन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन और उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूसा डिलीशियस, ये वैरायटी है जो पूसा राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा है वहां से निकली हुई है पूसा डिलीशियस। Fruiting start at the height of 70 to 80 centimeter from ground level within 260 to 270 days after planting। 260 से 270 दिन के बीच जो प्लांटिंग होती है उसके बाद इतने दिनों के बाद जो आपका फ्रूटिंग स्टार्ट होता है और जो अपना पौधा लगता है उसकी हाइट होती है 70 से 80 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर। The fruits are medium-sized, 1.5 to 2 kg, with orange flesh, having excellent flavor। और इसके जो मीडियम साइज के फ्रूट होते हैं उसका वजन होता है 1.5 से 2 केजी और जो पकने के बाद ऑरेंज कलर के इसके जो फ्लेश होते हैं अंदर का ये जो पार्ट होता है ये फ्लेश होता है, ये ऑरेंज कलर के होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। अब आइए बात करते हैं पूसा मैजेस्टी। ये क्वेश्चन जो है इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है पूसा मैजेस्टी किस फ्रूट का वैरायटी है? जी हाँ, पूसा मैजेस्टी किस फ्रूट का वैरायटी है? सॉरी। तो अगर हम जानेंगे पूसा मैजेस्टी हमारा जो है पपाया का वैरायटी है तो ही हम आंसर दे पाएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं पपाया से कि पूसा मैजेस्टी, पूसा नन्हा, ये सब जो वैरायटी है हमारे पपाया की है। भी और आगे देखेंगे इनकी वैरायटी। द फ्रूट्स आर मीडियम साइज, राउंड इन शेप एंड हैव बेटर कीपिंग क्वालिटी। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में इसको रखा भी जा सकता है और ये बहुत अत्यधिक उत्पादन देता है। तो ये हमारा हो गया पूसा मैजेस्टी। अब आइए पूसा ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा, जाहिर सी बात है। ये पौधे देख सकते हैं कि कितने छोटे हैं और कितने अच्छे फल इसमें लगे हुए हैं। The plants start bearing from 25 to 30 सेंटीमीटर above ground level। मात्र 25 से 30 सेंटीमीटर अपनी जमीन से ऊपर रहता है तभी इसके फल देने शुरू हो जाते हैं। The variety is very suitable for high density planting। बहुत अधिक घनत्व में ये पौधा लगाने में बहुत ही लाभदायक है। अगर ये ऊंचा पौधा होगा तो घनत्व बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा फल कम आता है। और ये छोटे प्लांट्स हैं, ये इनको अगर घनत्व में हम लगाते हैं नज़दीक नज़दीक तो भी इसका प्लांटेशन अच्छा होता है क्योंकि ये फैलते ऊपर नहीं है, ये चारों तरफ हल्का सा फैलेंगे और प्लांटेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है इनका। अब आइए बात करते हैं पूसा डंडा। जी हाँ, देख रहे होंगे इस तरह के पपीते आपको मार्केट में दिखने को मिलते होंगे। तो ये इसका पौधा है और ये कितनी छोटी पौधे हैं इसके और इसमें फल देखिए आप कितना ज़्यादा है। इट इज़ एन अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी, मीन्स बहुत ही छोटा है ये एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन किचन गार्डन। किचन गार्डन करने का मतलब है आपके घर के बगीचे, उसमें ये लगा सकते हैं आप। बहुत ही कम स्पेस जगह जो है ये लेता है अपना पूसा नन्हा और ये जो है अत्यधिक पैदावार भी देता है। किचन गार्डन पॉट एंड इवन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, मतलब आप छत पे किचन गार्डन गमले इन सब में ये लगा सकते हैं। ये छोटे पौधे होते हैं और पैदावार इसकी अधिक होती है। इट प्रोड्यूस फ्रूट अप टू 3 years और ये जो है 3 सालों तक इसका फलन होता है। 3 सालों के बाद ये फल देना बंद कर देती हैं। अब बात करेंगे वैरायटी हमारा CO1। ये भी आपको देखने को मिला होगा। इट इज अ डायोसियस वैरायटी सिलेक्टेड फ्रॉम रांची ड्यूरिंग 1972। यह वैरायटी जो है डायोसियस है, मोनोसियस है, ये सब जो है इनके सीड के अकॉर्डिंग जो है इनका नंबरिंग किया जाता है। तो सिलेक्टेड वैरायटी सिलेक्टेड फ्रॉम रांची, तो रांची से जो है हमारा ये सिलेक्टेड वैरायटी है 1972 में इसका सिलेक्शन हुआ था। द प्लांट्स आर ड्वार्फ एंड फ्रूट्स आर राउंड
with flatted base. The plants are dwarf and fruits are round. देखे होंगे आप पिक्चर में भी कि इसका जो फल है वो बहुत ही गोल होते हैं। फ्रूटिंग स्टार्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, और जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊपर होते ही ये अपना फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती है। ये भी एक वैरायटी है CO2, ये सब भी पूछे जाते हैं। अब बात करिए CO2 की, वो CO1 था, ये CO2, ये CO3, CO4, CO5, सब में कुछ ना कुछ अलग रहता है। CO7, CO6। इट इज सिलेक्शन फ्रॉम वैरायटी जायंट ड्यूरिंग 1986। ये एक वैरायटी है जो जायंट से उत्पादन क्रॉस करके किया गया है 1986 में। द वैरायटी इज डायोसियस, ये भी डायोसियस होता है। ड्वार्फ एंड सुटेबल फॉर टेबल एंड पेपेन पर्पस। द यील्ड इज 80 to 90 फ्रूट पर ट्री। 80 से 90 फलन इसकी होती है एक पौधे में इन 2 years। विद इन एवरेज फ्रूट वेट 1.5 to 2 kg। 1.5 to 2 kg का एक फल होता है। एंड TSS, ये TSS जो होता है इसका होता है मीनिंग टोटल सॉल्युबल सॉलिड। जी हाँ, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। ये आपके हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन ही पुटअप होता है कि TSS का फुल फॉर्म क्या होता है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो होता है 12 to 13 ब्रिक्स, ब्रिक्स में नापा जाता है ये TSS। तो 12 to 13 ब्रिक्स होता है CO6 का। अब आइए बात करते हैं पूसा जायंट की। प्लांट्स आर विगोरियस, स्टर्डी एंड टॉलरेंट टू स्ट्रॉन्ग विंड। ये जो बहुत अधिक ये कहीं भी जो है ये लगते हैं ये प्लांट्स अगर, तो ये बहुत ही अधिक टॉलरेंट वैरायटी के होते हैं और अधिक से अधिक आंधी को भी झेल जाते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं कि आपके आंधी में गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, तो ये उनको झेल लेता है, मीन्स स्ट्रांग होता है इसके जड़ से ही। It is dioecious cultivar with big sized 25 to 3 kg fruits, और 2.5 से 3 kg का एक फलन होता है इसका। एक फल, एक पपीता जो होता है वो 2.5 से 3 kg का होता है। सुटेबल फॉर कैनिंग इंडस्ट्री, और ये गन्नों के खेतों में भी ये साइड में लगाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की। पपाया इज नॉर्मली प्रोपगेटेड बाय सीड। जनरली हम लोग जानते हैं कि पपीता जो है अपने सीड से भी उत्पन्न होता है। To ensure the genetic purity, seeds should be procured only from reliable source। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो सीड की प्योरिटी होती है वो इसको लगाने से पहले टेस्ट होता है, चाहे वो IRI में हो या कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से भी सीड्स निकाले जाते हैं, अच्छी वैरायटी के सीड्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जेनेटिक प्योरिटी की मतलब है कि उसमें क्या क्या इसमें डिजीज लगते हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करके बहुत ही शुद्ध बीज को उत्पादन करना। About 500 ग्राम सीड विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है। रेजिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग का रेज कैसे करते हैं हम लोग? द सीडलिंग कैन बी रेज्ड बाय 2 वेज, 2 तरीकों से। The seedling can be raised in nursery bed measuring 3 meter long, 1 meter wide and 10 centimeter high, और in polythene bags। जो काले रंग के नर्सरी पॉलिथीन बैग्स होते हैं उनमें भी रेज कर सकते हैं, और अपना सीडलिंग बेड भी बना सकते हैं, नर्सरी बेड बना सकते हैं जिसका मेजर है क्या, 3 मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा। ये जो है अपना सीडलिंग बेड है पपाया के लिए। ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग को हम ट्रांसफर कैसे करते हैं? अगर सीडलिंग अपने नर्सरी बेड में तैयार हो गया, उसको ट्रांसफर। व्हेन दी सीडलिंग आर ग्रोइंग डेंसली, मींस जो घनत्व में अगर सीडलिंग अगर इसका पैदावार होता है, देन कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट नर्सरी बेड, तो उसको उठा के हम लोग दूसरे नर्सरी बेड में डाल देते हैं। और पॉलीथीन बैग टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग, टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग। पॉलीथीन जो बैग होते हैं, सॉरी, पॉलिथीन बैग जो होते हैं अपने नर्सरी बैग, उसको उसमें हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, ज़्यादा घनत्व ना हो। अगर घनत्व हुआ तो हमारा सीडलिंग क्या होगा, खराब होगा, और वो फैलेगा तो उसका फैलना हो नहीं पाता है, पौधों का ग्रोथ हो नहीं पाता है। इसलिए हम लोग अलग या तो नर्सरी बेड में डाल दें या अलग नर्सरी पॉलिथीन बैग में डाल दें। एंड फर्दर चेक ऑफ ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, और इसके ग्रोथ को हमेशा चेक करना रेगुलरली जरूरी है। जनरली द सीडलिंग बिकम रेडी टू ट्रांसप्लांट इन अबाउट 2 months।
2 महीने के अंतर्गत हमारा सीडलिंग तैयार हो जाता है व्हेन इट इज 15 टू 25 सेंटीमीटर हाई। 15 से 25 सेंटीमीटर की जब ऊंचा होता है तो ये हमारा सीडलिंग तैयार होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। या इधर आप इसको फील्ड में लगाएं, इधर किचन गार्डन में लगाएं। तो ये आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग। अब आइए इसकी यील्ड के बारे में बात करें। द फ्रूट यील्ड ऑफ पपाया वेरीज वाइडली अकॉर्डिंग टू द वैरायटीज, सॉइल, क्लाइमेट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट, वहाँ के क्लाइमेट, सॉइल, उसकी वैरायटी कौन सी लगानी है, इन पे ये डिपेंड करता है अपना यील्ड। ऑन एन एवरेज यील्ड दैट इज 50 टू 55 केजी पर प्लांट। और हमारा एवरेज यील्ड जो होता है वो 50 से 55 केजी पर प्लांट होता है। कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर क्रॉप साइकिल। और हम लोग कभी इसको पैदावार इसका ले सकते हैं पीरियड ऑफ 2.5 ईयर, 2 या आधे साल पे, 2.5 ईयर में 2.5 साल तक हम लोग इसका क्रॉप साइकिल करके पैदावार ले सकते हैं। डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। और इसमें कौन कौन से डिजीज लगते हैं और इसका पेस्ट का मैनेजमेंट क्या है। तो डिजीज में देखिए हमारा वायरस, 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वायरस, दैट इज मोजाइक वायरस या पीआरवी उसको बोलते हैं, लीफ कर्ल एंड डिस्टॉर्शन रिंग स्पॉट। डिस्टॉर्शन रिंग स्पॉट, ये 3 वायरस हैं जो हमें पपाया में देखने को मिलता है, जो कि हमारे पपाया के प्लांट्स को डैमेज भी करता है। Stem and root rot. On infection, the stem and root rot start rotting at the plant, ultimately falls down. जब इन्फेक्शन लगता है जड़ में, तो जड़ और तना में जब इन्फेक्शन लगेगा तो जाहिर सी बात है कभी कभी आप पपीते के पौधों को देखते हैं उनके बीज से ही टूट जाता है। ये क्या होता है कि तने में सड़न होती है, रॉटिंग होती है, उसके कारण क्या होता है वहां से टूट जाता है, या जड़ में जो सड़न होती है उसके कारण से हमारे प्लांट्स खराब होते हैं। As soon as stem rotting is noticed, the infected portion should be scraped and cleaned by and then treated with Bordeaux paste. जब हम लोग देखेंगे स्टेम में अगर इसका रॉटिंग हो रहा है, वहाँ की जगह को हम लोग क्या करेंगे, सफाई करेंगे और उसमें बॉर्डेस मिक्सचर या बॉर्डेस पेस्ट कितने रेशियो में, 5:5:20 में डालेंगे। अब ये देख रहे होंगे एंथ्रेक्नोज, ये बहुत ही घातक रोग है जो मैक्सिमम फ्रूट्स में पाए जाते हैं। The southerly and westerly exposed areas of the plant and fruits are affected due to hot sun. बहुत गर्म तापमान जो होती है वो भी पौधों के लिए हानिकारक होती है और बहुत कम तापमान जो है वो भी हानिकारक ही होती है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो वहाँ का एरिया पे देखना पड़ता है कि क्या है, तभी वो प्लांट्स की ग्रोथ होती है। सपोज एग्जांपल, एप्पल्स का ग्रोथ जो है बहुत ही कम टेम्परेचर पे होता है। अगर हाई टेम्परेचर पे अगर ले आए इसको एप्पल ग्रोथ के लिए तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि टेम्परेचर भी एक अपना रीज़न है किसी भी फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए। The affected part of the fruit show yellow patch which slowly soften, turns brown and extend to half portion of the fruit. जो affected इसका part होता है वो येलो कलर का होता है, slowly softens मीन्स बहुत ज़्यादा मुलायम होने लगता है धीरे धीरे, टर्न्स ब्राउन भूरा रंग का हो जाएगा एंड एक्सटेंड टू हाफ पोर्शन ऑफ द फ्रूट, और फ्रूट का जो साइज है उससे आधा साइज हो जाएगा। Later on, black spot and pinkish pustules appear on the enlarged affected area. और काले रंग के धब्बे भी दिखा देंगे थोड़े दिन बाद, और गुलाबी रंग के उसके कलर भी हो जाएंगे। अब ये बात करते हैं निमेटोड्स की। द रेनिफॉर्म निमेटोड, इसका साइंटिफिक नेम लिया हुआ है आपका रोटिलेंचुलस रेनिफॉर्मिस। रोटिलेंचुलस रेनिफॉर्मिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है रेनिफॉर्म निमेटोड का। इट इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ पपाया, ये पपाया का बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही पेस्ट है। दिस रिजल्ट इन स्टैंडर्ड प्लांट एंड रिड्यूस फ्रूट प्रोडक्शन, ये खड़े पौधे जो होते हैं उनमें इनका इफेक्ट होता है और अपना प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स का वो घट जाता है। निमेटोड कैन ऑल्सो बी इजिली कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरान 3G एट 3 ग्राम पर पॉलीबैग एट नर्सरी स्टेज। और जब ये नर्सरी स्टेज पे हो तब हम लोग क्या करेंगे, कार्बोफ्यूरान 3G जो है वो अप्लाई करेंगे, कितना, 3 ग्राम पर पॉलीबैग। इससे क्या होता है, निमेटोड का कंट्रोल होता है। अब आइए पपाया प्रोडक्ट्स।
कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पपाया इट कैन बी यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे इसके तरीके हम लोग इसके यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कैसे? एग्जाम्पल पेठा, पपाया जैम, पपाया जेली, पपाया खीर, पपाया हलवा, पपाया बर्फी, पपाया रायता, पपाया पिक्कल, स्क्वैश एंड नेक्टर। ये सारे जो हैं पपाया से बनते हैं और इसके प्रोडक्ट हैं। Thus, the surplus produce can be preserved and brought to daily use। और इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्व करके डेली यूज में लंबे समय तक भी ले सकते हैं। थैंक यू। तो ये हमारा दोस्त था क्लास हमारा पपाया का। तो अब हम बात करेंगे पपाया। तो अपना ये जैसे भी था क्वेश्चन आपके जो भी पुटअप होंगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें और आपके आंसर सारे दिए जाएंगे। यही हमारे शो का स्टडी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पहल है कि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक जो कि है हमारा पोमीग्रेनेट। बात करते हैं पोमीग्रेनेट की। पोमीग्रेनेट देखेंगे आप जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है? अनार, जिसको हम लोकल भाषा में अनार बोलते हैं। अब आइए इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। साइंटिफिक नेम क्या होता है पोमीग्रेनेट का? अनार का साइंटिफिक नेम है पनिका ग्रैनेटम। पनिका ग्रैनेटम जो है इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली है पनिकासिएई। पनिकासिएई जो है इसका फैमिली है। ओरिजिन इसका ईरान है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि पोमीग्रेनेट का ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन क्या है? ईरान। ईरान से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या है? 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 18। एडिबल पार्ट क्या होता है? जूसी सीड कोट, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिल। जूसी सीड कोट जिसको हम लोग बोलते हैं एरिल। अदर नेम्स क्या क्या हैं इसके? फ्रूट ऑफ पैराडाइज। फ्रूट ऑफ पैराडाइज के नाम से भी हम लोग अनार को जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं ऑब्जेक्टिव कि आपके विच फ्रूट इज नोन एज पैराडाइज या विच इज नोन एज फ्रूट ऑफ पैराडाइज। तो हम लोग आंसर जानेंगे कि पोमीग्रेनेट होगा तभी हम लोग टिक कर पाएंगे। तो फ्रूट ऑफ पैराडाइज हमारा क्या है? पोमीग्रेनेट। इसका लोकल नेम भी है अनार। इसको हम लोग फ्रूट ऑफ लव भी बोलते हैं। फ्रूट ऑफ लव इज नोन एज पोमीग्रेनेट। नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, ईरान का नेशनल फ्रूट भी है हमारा ये पोमीग्रेनेट। इसको नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान भी बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। पोमीग्रेनेट इज वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देता है, इसलिए वहाँ पे ये फेवरेट फ्रूट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। द पोमीग्रेनेट इज नेटिव फ्रॉम ईरान। जो ईरान अपना ईरान से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। It is widely cultivated in Mediterranean countries like Spain, Egypt, Afghanistan, Balochistan, and also grown in Burma, China, Japan, California, and Pakistan। जो अपने नेटिव प्लेस हैं वहाँ तो उगाए जाते हैं, अपने साथ में जो साथ के मेडिटेरियन कंट्रीज जो हैं स्पेन, इजिप्ट, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन सब में भी उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ कॉमर्शली कल्टिवेटेड इन। जो कॉमर्शियली बेस पे हमारा कल्टीवेशन होता है वो इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। इन सब जगहों पे हमारा क्या कॉमर्शियली कल्टीवेशन होता है। लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन, जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेट प्रोडक्शन कर रहा है वो है महाराष्ट्र। ये लीडिंग स्टेट है पोमीग्रेनेट के लिए। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमीग्रेनेट एनआरसीपी। आपके ये क्वेश्चन आता भी है कि एनआरसीपी कहाँ सिचुएटेड है। तो आप देख रहे होंगे एनआरसीपी इज सिचुएटेड एट सोलापुर महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश्ड इन 2005। या आपका पूछ देगा एनआरसीपी का फुल फॉर्म। तो जब आप जानेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमीग्रेनेट तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, ये सोलापुर महाराष्ट्र में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2005 में हुआ है। रेड कलर इन एरिल एंड स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन।
ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि एरिल का रेड कलर पोमीग्रेनेट में या स्किन जो है रेड कलर का वो किसके कारण होता है। तो हम लोग आंसर देंगे एंथोसायनिन के कारण ही इसका कलर रेड होता है। पोमीग्रेनेट टेस्ट इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड। इसमें देखेंगे अनार में कि थोड़ा बहुत खट्टापन भी आता है, इसमें साइट्रिक एसिड रहता है अंदर में, इसलिए हम लोग का खट्टापन टेस्ट आता है। रीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन महाराष्ट्र, जैसा कि देख रहे होंगे। अच्छा ओके, डबल हो गया। अब देखिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ पोमीग्रेनेट फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं, इसके यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं कि कैलिक्स कैलिक्स कौन सा पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे कैलिक्स है, तो कैलिक्स ये वाला पार्ट जो है क्राउन टाइप, ये कैलिक्स होता है। ये एक्सोकार्प जो बाहर के पार्ट होते हैं कवर, लेदरी एक्सोकार्प, और इसके अंदर जो होता है उसको फ्लेसी मेसोकार्प बोलते हैं। अगर लेदरी एक्सोकार्प ऊपर वाला हो गया तो अंदर वाला फ्लेसी मेसोकार्प। अब इसके ऊपर जो क्रॉन है, क्रॉन के अंदर के पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्लस्टर, स्टामेन क्लस्टर या ओवरी इंटीरियर। ये हमारा, ये आपके सीड्स हो गए। तो ये आपका हो गया एनाटॉमी। अब ये बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की, कि पोमीग्रेनेट के लिए हमारा क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए। पोमीग्रेनेट प्रेफर अ सेमी एरिड टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये ऐसा क्लाइमेट है जो उसके अनुकूल होता है। क्या लिखा हुआ है कि नेचुरली एडेप्टेड टू रीजन विद कूल विंटर एंड हॉट समर। जो सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं उसमें हम लोग हॉट समर में भी इसको उगाया जा सकता है और कूल विंटर में भी उगाया जा सकता है। ए ह्यूमिड क्लाइमेट एडवर्सली इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो फ्रूट के फॉर्मेशन को इफेक्ट करती है। द ट्री कैन बी सेवरली इंजर्ड बाय टेम्परेचर बिलो -11 डिग्री सी। अगर टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है -11 डिग्री सी पे, तो क्या होता है, ये पौधे को बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। अब सॉइल आइए, कैलकेरियस टू डीप लोमी, कैलकेरियस टू डीप लोमी वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल इज बेस्ट। कैलकेरियस और डीप लोमी सॉइल जो होते हैं, डीप लोमी सॉइल और जहाँ पे ड्रेनेज सुविधा अच्छी होती है और फर्टिलिटी ज़्यादा होती है सॉइल में, वहाँ बेस्ट होता है ये पोमीग्रेनेट के लिए। सॉइल हैविंग अ पीएच ऑफ 7.5, और सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, 7.5, जो कि पोमीग्रेनेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। ट्री आर नॉट ट्रू टू वैरायटी ग्रोन फ्रॉम सीड, सो इट इज नॉट इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए जो ग्रोथ करते हैं, अगर सीड अच्छी नहीं होती है तो हमारा प्रोडक्शन जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा। असेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ हार्डवुड और सॉफ्टवुड कटिंग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे असेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड कटिंग। ये हार्डवुड और सॉफ्टवुड कटिंग जो होती है, ये पेड़ों कटिंग होती है और एयर लेयरिंग, तो उससे भी हमारा क्या प्रोडक्शन होता है, प्लांटेशन होता है। ट्रीज ग्रोन फ्रॉम सॉफ्टवुड कटिंग मेक लेट इन द ग्रोइंग सीजन। जो हम लेट का पौधे का जो लेट प्लांटेशन होता है या लेट ग्रोइंग होगी, तो जाहिर सी बात है वो सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा ही होती है। हार्डवुड कटिंग आर द इजीएस्ट एंड मोर सेटिस्फैक्टरी मेथड। हार्डवुड कटिंग जो है, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी प्लांटेशन भी होता है और जल्दी आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। तो हार्डवुड कटिंग जो है सबसे बेस्ट वे है अपने प्रोपेगेशन के लिए। और कटिंग कितना होना चाहिए, 25 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 से 12 मिलीमीटर थिक। ये इसका क्या मेजरमेंट है कटिंग के लिए, हार्डवुड कटिंग के लिए। द रूटेड कटिंग विल बी रेडी फॉर प्लांटिंग इन 8 to 9 मंथ्स। और जो कटिंग है वो 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है प्लांटेशन के लिए। यहाँ पर देख रहे होंगे एयर लेयरिंग इज ऑल्सो सक्सेसफुल इन पोमीग्रेनेट। एयर लेयरिंग के द्वारा भी ये संभव है। अब ये देख लीजिए हार्डवुड कटिंग जो है कैसे की जाती है, कैसे इसका हम लोग सीड बेड में, नर्सरी में हम लोग इसका लगाते हैं और इसका ग्रोथ होता है। ये आपका एयर लेयरिंग हो गया। अब ये प्लांटिंग, स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज मोस्टली अडेप्टेड। जो
हम लोग बहुत तरह के प्लांटेशन करते हैं, तो स्क्वायर सिस्टम जो प्लांटेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है पोमीग्रेनेट के लिए। द स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस इज 5 into 5 मीटर, 5 × 5 मीटर जो है अपना स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस है। और 400 अगर इतना दूरी अगर हम रखते हैं तो 400 प्लांट्स पर हेक्टेयर, जी हाँ 400 प्लांट्स पर हेक्टेयर हम लोग ये लगा सकते हैं डिस्टेंस पे। अब प्लांटिंग सीजन क्या है? जो अपना पोमीग्रेनेट है उसका प्लांटिंग सीजन, प्लांटिंग इज यूजुअली डन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में हम लोग ये लगाते हैं कब? फरवरी से मार्च के बीच में, एंड जुलाई अगस्त इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन रिस्पेक्टिवली। और जुलाई से अगस्त के बीच में लगाते हैं कहाँ पे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। प्लांटिंग शुड बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। जब मानसून स्टार्ट होता है तब हम लोग को प्लांटिंग करना चाहिए, और बाय द एंड ऑफ मानसून, या मानसून जब खत्म होने लगता है तब तक लगा देना चाहिए। तो इसका इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी एंड वाटर रिक्वायरमेंट वेरीज विद द सीजन, क्रॉप, एज एंड स्टेज। अपना जो इरिगेशन होता है वो हर जगह अलग अलग डिफरेंस होते हैं। कहीं मानसून जल्दी जाता है, जल्दी आ जाता है, और कहीं पे मानसून लेट से आता है, तो पानी की दिक्कतें होती रहती है। और जैसा कि देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जो है अपनी इरिगेशन सिस्टम कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग को वहाँ पे इरिगेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है पोमीग्रेनेट में। Irrigation frequency and water requirement varies with the season, crop age and stage। वो हर जगह अलग-अलग वैरी करता है। ड्रिप इरिगेशन इज इकोनॉमिकल एंड सेव 30 to 40% ऑफ वाटर। ड्रिप इरिगेशन जो है वो इकोनॉमिकल बेस पे यूज किया जाता है। जैसा कि जान लोगे लीडिंग स्टेट महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे मैक्सिमम ड्रिप ड्रिप इरिगेशन ही लगाया जाता है, ताकि पानी की खपत कम हो और पानी प्लांट्स को जो है बेकार न जाके उतना ही मिलता रहे। तो ये कितना हम लोग पानी सेव करता है? 30 to 40%। वाटर क्वालिटी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल ऑन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे देख रहे होंगे वाटर की क्वालिटी जो होती है, सलाइन है कि अल्कलाइन है, वो सारे चीज आपके इफेक्ट करते हैं आपके प्लांट प्रोडक्शन में, ग्रोथ में, यील्ड में। बात करते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की। तो जनरल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर पोमीग्रेनेट वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर एक रीजन में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे अलग अलग हम लोग अपना डालते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। द डोजेज कैन बी फिक्स्ड एज 30 kg पर प्लांट FYM। हम लोग जो इसका डोज जो है फिक्स करते हैं, तो FYM कितना होना चाहिए? 30 kg पर प्लांट। 600 to 700 ग्राम नाइट्रोजन, 600 से 700 ग्राम क्या नाइट्रोजन डालना चाहिए, 200 से 250 ग्राम P2O5 एंड 200 to 250 ग्राम K2O पर प्लांट पर ईयर। जी हाँ, ये पर ईयर के बारे में है और पर प्लांट के बारे में है। तो सबके आपके डोज दिए हुए हैं। अब मेनली हमारा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है? वैरायटीज से। गणेश, दिस इज सिलेक्शन फ्रॉम अलांदी, डेवलप्ड बाय डॉक्टर चीमा एट पुणे। यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे गणेश नाम की वैरायटी है, जो दिस इज सिलेक्शन फ्रॉम अलंदी, अलंदी से ये सिलेक्शन किया गया है, एंड डेवलप्ड बाय डॉक्टर चीमा एट पुणे। धोलका, पॉपुलर वैरायटी ऑफ गुजरात, ये गुजरात का पॉपुलर वैरायटी है धोलका। भगवा, इट इज सिलेक्शन फ्रॉम अरक्टा कल्टीवर, अरक्टा कल्टीवर के द्वारा जो है ये इसका उत्पादन हुआ है, और इसको हम लोग केसर भी बोलते हैं। भगवा जो है ये वैरायटी है अपनी पोमेग्रेनेट की, और केसर नाम से भी जानी जाती है। मृदुला, इट इज क्रॉस बिटवीन गणेश एंड गुल गुल ए शाह रेड। इट इज क्रॉस बिटवीन गणेश और गुल ए शाह के बारे में, इसे गुल ए शाह के क्रॉस से हमारा मृदुला वैरायटी बना है। दूसरे पाएंगे वंडरफुल, ये भी एक वैरायटी है, लार्ज पर्पल रेड फ्रूट विच डिलीशियस टैंगी फ्लेवर। फिर अपने आता है वैरायटी स्वीट, वेरी स्वीट वर्चुअली सीडलेस फ्रूट, इवन इमेच्योर फ्रूट्स आर स्वीट्स। कच्चे फल भी जो इसके हैं वो काफी मीठे होते हैं, इसलिए इसका वैरायटी का नाम भी स्वीट रखा गया है। और भी कई वैरायटी हैं, मुस्कात, ज्योति, जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, जोधपुर लोकल, ये सारे इसके वैरायटी है। पॉपुलर वैरायटी ऑफ पोमेग्रेनेट इन इंडिया, जो अपने रीजन स्टेट हैं उसमें कौन कौन से वैरायटीज आते हैं? महाराष्ट्र में अलंदी, करादी एंड मुस्काती।
राजस्थान में जोधपुरी रेड, जोधपुरी व्हाइट एंड जालोर सीडलेस। कर्नाटका में मधुगिरी एंड बेसियन सीडलेस। गुजरात में धोलका भगवा गणेश। हरियाणा में चावला नभा एंड कंट्री लार्ज रेड। तमिलनाडु में वेलुडू। ये सारे हमारे वैरायटीज हैं पोमोग्रेनेट के जो इंडिया में उगाए जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे वैरायटीज की बात। अदर वैरायटीज, अब अदर वैरायटी हमारा क्या क्या आता है। G137 ये क्लोनल सिलेक्शन है, जो क्लोनल वैरायटी हमारी होती है वो गणेश से निकाली गई है G137। अब आइए बात करते हैं दूसरी P26। P26 कैसे होता है, तो सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम मुस्कैट। मुस्कैट से जो है हमारा सीडलिंग का सिलेक्शन हुआ है P26 वैरायटीज का। एमेलिडाना इन न्यू हाइब्रिड। एमेलिडाना जो है गणेश और नन्हा के क्रॉस से हुआ है। रूबी इज हाइब्रिड ऑफ गणेश, काबुल एंड येरकॉर्ड। येरकॉर्ड, काबुल और गणेश के क्रॉस से रूबी वैरायटी निकली है। सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज कौन कौन सी होती है, ज्योति, गणेश, बेसिन सीडलेस, पेपर सेल। और हार्ड सीडेड वैरायटीज कौन सी होती है, कंधारी और अलंदी। ये सब जो हार्ड सीडेड है और वो सब जो थी वो सॉफ्ट सीडेड थी। तो ये सब जो वैरायटीज हैं इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम में पुटअप हो सकता है। अब आइए बात करते हैं हम इंसेक्ट पेस्ट की। पोमीग्रेनेट के कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं, तो पोमीग्रेनेट बटरफ्लाई, इसका नाम क्या है, वीराचोला आइसोक्रेट्स। ये आपका पोमीग्रेनेट बटरफ्लाई है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर, इसका नाम है आपका इंटरबेला स्पेसीज। ये इंटरबेला से जो है कई सारे इसके कैटरपिलर निकलते हैं, इसलिए इंटरबेला स्पेसीज नाम रखा गया है। ये हमारा क्या है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर। एफिड्स एंड फ्रूट फ्लाई, ये सब कॉमन आपके क्या है, इंसेक्ट पेस्ट हैं आपके पोमीग्रेनेट के। अब ये बात करते हैं डिजीज की। पहला डिजीज हमारा क्या है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, इसका साइंटिफिक नेम है सर्कोस्पोरा पुनिके। सर्कोस्पोरा पुनिके इसका साइंटिफिक नेम है। अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट, ये हमारा सेकेंड डिजीज, अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट, इसका साइंटिफिक नेम है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। तो ये सब आपको साइंटिफिक नेम याद करने पड़ेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जेट में आ भी सकते हैं, इसकी तैयारी हम पहले से रखेंगे। फिर तीसरा एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज भी आपका पोमीग्रेनेट का डिजीज है, और इसका साइंटिफिक नेम है कोलेटोट्रिचम ग्लोएस्पोरियोइड्स। बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट भी आपका देखने को मिलता होगा पोमीग्रेनेट में, इसका साइंटिफिक नेम है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस इसका साइंटिफिक नेम है बैक्टीरियल ब्लाइट का। अब आइए फिजिकल डिसऑर्डर, क्या क्या देखने को मिलता है हमारे पोमीग्रेनेट में फिजिकल डिसऑर्डर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ एरिल्स, जो अंदर है उसके दाने वो कभी कभी आप देखते होंगे फट जाते हैं। ये देखिए फ्रूट क्रैकिंग, ये बाहर से जो है फटते हैं। इंटरनल जो एरिल्स होते हैं अंदर, कभी कभी दाने सूख जाते हैं, कभी फट जाते हैं, कभी उसमें क्या कलरलेस आ जाता है। उसका हमारा क्या आता है, फ्रूट क्रैकिंग। कभी कभी देखेंगे आप अनार जो है वो फट जाते हैं बीच से। सन स्कार्ड, जो धूप की किरण पड़ती है उससे जो है उससे भी उसका कलर चला जाता है। ये देखिए अगर फ्रूट क्रैकिंग ये होता है। इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ एरियल्स, ये अंदर के फल जो है अंदर फट गए हैं। सन स्कार, धूप की किरण से जो है इसके छाले ऊपर जो बाहर हैं एक्सोकार्प, ये देखिए आप किस तरह कलर हो जाते हैं। तो आज हमारा क्लास था पोमीग्रेनेट और पपाया पे। आशा करता हूँ आपको क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपका पुटअप है, तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और जैसा कि अब समय बहुत कम है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी से होनी चाहिए ताकि आप अपने जेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सको। और हमारे एसकेडीयू से यही पहल रहती है हमेशा कि बच्चों के हित के लिए सोचा जाता है, कैसे उनकी तैयारी अच्छी हो, कैसे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और कैसे अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। आज का हमारा क्लास था पोमीग्रेनेट और पपाया पे। आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका पुटअप होता है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम रहें। थैंक यू।